Let's talk about the physical properties of heterocycles. Most importantly, the melting points and the boiling points first. Physical properties, those are the important criteria for judging the heterocycles and their purity. मतलब it shows us the purity character of the heterocycle like that of the कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ट्रेंड है वही फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें वही चीज़ डिपिक्ट कर रही हैं, वही चीज़ शो कर रही हैं इन द केस ऑफ हेट्रोसाइकल्स. तो कुछ जनरल रूल्स हैं रिलेटिंग टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर हम इनका आइडिया लगा लें तो हमें आइडिया हो सकता है कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या ट्रेंड है. तो देयर आर अ फ्यू जनरल रूल्स दैट शो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ट्रेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ 2 कार्बन यूनिट whose molecular weight is 26. अब एक हमारे पास 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है. उसमें से अगर हम 2 कार्बन का यूनिट मतलब C2 और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जो अटैच्ड हैं वो भी निकाल लें उसमें, तो हमारे पास एक 4 कार्बन्स बच जाएंगे. 4 कार्बन्स में से जब हमने एक एटम इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा. तो 2 कार्बन निकालने से एक और एटम इन हेटेरो एटम इंक्लूड करने से हमारे पास एक 6 से 5 मेंबर्ड रिंग बनता है. अब देखते हैं कि C2H2 का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 26 है. कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 2 हाइड्रोजन का 2 तो 26 मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ इस मॉलिक्यूल से निकाल लिया. उसकी जगह हम एक हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वो हेटेरो एटम अगर वो सल्फर है तो सल्फर का जो वेट है वो 32 है. 26 रिमूव करके 32 ऐड कर दिया इस मॉलिक्यूल में, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया, सिर्फ 6 यूनिट्स का फर्क है. तो इस सल्फर के ऐड करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारे पास एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें से हमने वो 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है सिर्फ, उसको उससे हमने बना लिया एक सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग. सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग अगर बनाया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट का सिर्फ फर्क आ रहा है वो सिर्फ 6 यूनिट्स का आ रहा है. 32 minus 26 is only 6. Then we can look for oxygen. अगर हम C2H2 को इसी मॉलिक्यूल से 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से C2H2 रिमूव कर लें, उसकी जगह ऑक्सीजन ऐड कर लें, मतलब 26 मॉलिक्यूलर यूनिट्स हम निकाल लें, उसकी जगह हम 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का एटम इंट्रोड्यूस कर लें, तो वही 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा. लेकिन 26 माइनस 26 यूनिट्स की जगह हमारे पास सिर्फ 16 यूनिट्स ऐड होंगे. तो 26 माइनस 16 इज 10 यूनिट्स. 10 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ा है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फर. यहाँ पे जो 10 यूनिट्स का फर्क आ रहा है उसकी वजह से 40 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट जब कम होगा तो उसकी वजह से डिक्रीज आ रहा है. तो ये जो अफेक्ट है ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सल्फर. सल्फर में सिर्फ 6 यूनिट्स का फर्क था, वो इतना डिफरेंस नहीं दे रहा था, लेकिन ऑक्सीजन में 10 यूनिट्स का डिक्रीज हो गया. 10 यूनिट्स जब डिक्रीज हुए तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया. तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूरैन और थायोफीन में से किसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है. तो उसमें से फ्यूरैन का कम होगा और थायोफीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सल्फर कंटेनिंग है. सल्फर कंटेनिंग की रीज़न क्या है? मतलब वो 32 मतलब यूनिट्स उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है थायोफीन का एज़ कम्पेयर टू फ्यूरैन. यही हम अगर बात करें नाइट्रोजन की केस में, तो C2H2 2 यूनिट्स इसी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से 2 यूनिट्स रिमूव कर लिए, उसकी जगह नाइट्रोजन ऐड किया. नाइट्रोजन किस फॉर्म में ऐड होगा? इमिनो फॉर्म में, NH फॉर्म में हमेशा ऐड होगा. तो ये किस तरह बनेगा? इस तरह का एक
स्ट्रक्चर बनेगा। जब इमिनो ऐड कर दिया तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, हालांकि नाइट्रोजन इज 14, तो होना तो डिक्रीज चाहिए, लेकिन इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि NH जब ऐड हुआ तो दिस हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस से, नॉर्मल इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगी, इसीलिए वो डिक्रीज नहीं होगा। तो ये एक अनयूजुअल ट्रेंड है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन ऐड इम्यूनो फॉर्म में हो रहा है, इम्यूनो में H प्रेजेंट होगा, जब वो हाइड्रोजन प्रेजेंट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और इंक्रीज हो जाएगा। फर्क दोनों केसेस में सेम पड़ेगा। अगर हम इसमें से C2H2 2 कार्बन का यूनिट निकाल के NH ऐड कर दें, मतलब 6 से 5 मेंबर्ड बना लें, या सिर्फ एक कार्बन और हाइड्रोजन निकाल के NH लगा दें, मतलब 6 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड ही बन जाए नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल, तो फिर भी फर्क उतना ही होगा, मतलब वो ट्रेंड वही रहेगा कि वो उसने इंक्रीज करना ही करना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है इन एनी केस। सेकेंड इज द अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। सब्सटीट्यूएंट्स वो होते हैं कोई भी एटम रिप्लेस करके हम कोई सेकेंड एटम अटैच करवाएं, तो दैट इज द सब्सटीट्यूशन। तो एल्काइल या एल्काइल ग्रुप्स मीथाइल या इथाइल अगर रिप्लेस करवाएं किसी भी कार्बन पे, कोई भी कार्बन हो हमारे पास, उसके ऊपर हम अगर एल्काइल ग्रुप लगवा दें मीथाइल या इथाइल, तो उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन ऑफ NH। अब हमारे पास ये एक हेटेरोसाइकिल प्रेजेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, ऑब्वियसली उसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन विल डिक्रीज द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? अब ये नाइट्रोजन है, इसको हमने जो हाइड्रोजन है इसके साथ, इसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दिया इसकी जगह, इसकी जगह। तो जब हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो हाइड्रोजन की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होंगे। दैट इज़ इट अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स ऑफ द हेटेरोसाइकल्स।